ऑल पेपर सीरीज़ में हम 3 मार्कर के अंतर्गत अब पहुंच चुके हैं 2015 के ऑल पेपर पर। और मैं आशा करता हूं कि 2014 में मैंने आपको जो भी बताया है उससे आप संतुष्ट होंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें नई जानने को मिल रही होगी। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर आपने जो इकोनॉमी पढ़ाई उससे तो हट के क्वेश्चन हैं। तो मैंने जो इकोनॉमी पढ़ाई है वो 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई है और पुराने सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक थे जो हट गए हैं, जो मैंने नहीं पढ़ाए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फ़र्क दिखेगा। कोई चिंता वाली बात नहीं, वो आपकी कमी यहाँ पर मैं आंसर राइटिंग में बाकायदा पूरी करवा दूंगा। हाँ, इसके अलावा बता दूँ कि जो आपका थर्ड पेपर MPPSC का, जिसमें से इकोनॉमी उन्होंने 150 नंबर की हटाकर बाकायदा पूरे 300 नंबर का साइंस ने टेक किया है, तो इसकी क्लासेस मैंने बाकायदा शुरू कर दी हैं। अगर आप चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट में बाकायदा हमसे पूछ सकते हैं। क्लासेस बाकायदा सभी पेपर की और 10 सब्जेक्ट की मैं शुरू कर चुका हूँ। चलिए तो लौटते हैं हम यहाँ पर प्रश्नों की तरफ। और सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो पूछा गया है कि लिंग असमानता सूचकांक क्या है। जो प्रश्न है, अब देखिए, इसमें अगर आपको यहाँ पर ऐसी संभावना लगे कभी कि 3 मार्कर में आप 3 पॉइंट बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर आप चाहे पॉइंट बना सकते हैं, चाहे पैराग्राफ बना सकते हैं। पॉइंट बना देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, तो लिंग असमानता सूचकांक या लैंगिक असमानता सूचकांक हम इसे कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह सूचकांक 2010 से UNDP द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो HDI होता है, HDI के अंतर्गत ही ये आता है। दूसरा है कि ये किसी भी देश में महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है। तो जिस देश की जो सूचकांक में स्थिति अच्छी होगी, यानी कि टॉप पर होगा, मतलब वहाँ पर महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। और जो इस इंडेक्स में आखिरी में होता है, जैसे कि अक्सर सऊदी अरब या ईरान वगैरह होते हैं, वहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं होती है। और तीसरा, यह मानव विकास सूचकांक का ही एक अंग है। तो ये हमने यहाँ पर थर्ड पॉइंट में बता दिया है। तो खासकर दिक्कत यही होती है बच्चों के साथ में कि जब ज्ञान ज़्यादा हो लेकिन उसको कम शब्दों में पिरोना हो, यही अपने आप में टफ चैलेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न का उत्तर हमने अच्छे से लिखा है। दूसरा हमसे पूछा गया था कि असूचित अवैध आय क्या है। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम आप पुराने पेपर ज़रूर डाउनलोड कर ले, 2014 से लगाकर 18 तक के। क्योंकि होता क्या है कि ऐसी टर्म्स क्लियर नहीं होती है। अगर आप जैसे इंग्लिश में देखेंगे तो फिर यहाँ लिखा होता है ब्लैक मनी, तो फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता है ये तो हमें पता है। असूचित अवैध आय हमें नहीं पता थी, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा UPSC वाला खेल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि किसी व्यक्ति द्वारा सृजित वह आय जिसकी जानकारी वह प्रशासन या राजस्व विभाग को प्रदान नहीं करता है और कर वंचन के प्रयास से जानकारी छुपाता है, इसे काला धन भी कहते हैं। नाम से क्लियर है, असूचित यानी जिसकी सूचना ना दी हो, अवैध यानी कि जो इलीगल हो, या कुल मिला के प्रशासन को जानकारी हो ही ना कि आपके पास में ऐसी कोई भी आय है, तो उसे हम क्या कहेंगे, असूचित अवैध आय। तो ये हमने लिखा 3 मार्कर के अकॉर्डिंग। ओके, तो दूसरा प्रश्न हमारा होता है कंप्लीट यहाँ पर। तीसरा है संचय मुद्रा। अब वही वाली बात है कि संचय मुद्रा को इंग्लिश में रिजर्व मनी कहते हैं। अब रिजर्व मनी बहुत सारे सुना होगा, तो उसका फिर वो जवाब दे पाते हैं। संचय मुद्रा फिर उनके लिए दिक्कत कर जाती है। यहाँ पर हम लिखेंगे संचय मुद्रा के बारे में कि संचय मुद्रा को केंद्रीय बैंक की मुद्रा कहा जाता है, जिसे विदेशी मुद्रा भंडार के तहत रखा जाता है और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देश की मुद्रा कीमत को सुनिश्चित करने में उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि अगर कभी रुपया और डॉलर एक दूसरे के मुकाबले कमज़ोर हो, हालांकि रुपया ही होता है, अगर रुपया कमज़ोर हो डॉलर के मुकाबले, तो फिर क्या करते हैं, संचय मुद्रा में से RBI डॉलर निकाल के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डालता है, रुपये को ले लेता है। इससे इंटरनेशनल मार्केट में रुपये की कमी हो जाती है और रुपया फिर से क्या हो जाता है, मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो रिजर्व मनी जो होती है खासकर इसी के लिए प्रयोग की जाती है। ओके, तो तीसरा था संचय मुद्रा, ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। अब इसकी बात करते हैं। चौथा है अग्रिम बैंक योजना। हो सकता है बहुत सारे इसके बारे में नहीं जानते हों, लेकिन अगर इकोनॉमी पढ़ी और मैं बताऊं कि लीड बैंक जो हैं वही अग्रिम बैंक योजना है, तो हो सकता है कहेंगे कि अरे ये तो हमें पता था। तो यही दिक्कत यहाँ पर इकोनॉमी के साथ होती है। इकोनॉमी में इंग्लिश टर्म का हिंदी हमें बिल्कुल नहीं पता होता है, करते तो गूगल से ट्रांसलेट है, इसलिए दिक्कत आती है। अब फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर कि 1969 में इसकी शुरुआत की गई। दूसरा ये कि स्टेट बैंक एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से संचालित होता है। ठीक है, और तीसरा है कि बैंकों द्वारा जिले को गोद लेकर वित्तीय समावेशन को बढ़ाना। देखिए, समझा भी देता हूँ कि लीड बैंक कोई अलग से बैंक नहीं है।
SBI है तो SBI के अंदर ही लीड बैंक की ब्रांच होती है, और सारी बैंक जैसे SBI होगी, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी सार्वजनिक बैंक हैं वो सारी। सरकार की योजना थी कि हर बैंकों में अब अंदर ही एक ऐसा डिपार्टमेंट हो लीड बैंक का, जो खासकर क्या करे, किसी भी उसके ज़िले में लोन को अच्छे तरीके से वितरित करे और लोगों को सहायता दे। तो ये 1969 में शुरू हुई, और जिस ज़िले में बैंक है उसी ज़िले का विकास करने का काम इसको दिया गया था। चलिए, तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन से शहरीकरण क्या होता है, या शहरीकरण पूछा उन्होंने, तो आप सभी को पता होगा, लेकिन लिखने का एक तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ कि शहरीकरण विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्रफल अधिग्रहण एवं जनसंख्या वृद्धि, भौतिक सुख सुविधाएं तथा क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि होती है। देखिए, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, और जो आप समझ पा रहे होंगे वो ये कि यहाँ पर मैंने बहुत सारी बातें सिर्फ 3 लाइन में बता दी। क्षेत्रफल अधिग्रहण यानी कि जब भी शहरीकरण होता है तो शहर का फैलाव होता है, उसे कहते हैं क्षेत्रफल अधिग्रहण। दूसरा है कि जनसंख्या वृद्धि, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब भी शहर में होता है तो जनसंख्या वृद्धि होती है, और क्षेत्रफल का अधिग्रहण भी क्यों किया जाता है, जब जनसंख्या वृद्धि होगी। भौतिक सुख सुविधा है तो वहाँ पर हॉस्पिटल, इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, मॉल, रेस्टोरेंट, जो भी आपके होटल वगैरह हैं, या इसके अलावा टॉकीज़ वगैरह सब मिल जाते हैं। और क्रय शक्ति क्षमता वृद्धि यानी कि वहाँ पर अब लोगों के पास इतना पैसा होता है कि वो टॉकीज़ में 200 रुपये की पिक्चर देख सकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जब एक साथ देखने को मिलती है तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, शहरीकरण कहेंगे। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम 3 मार्कर में कम शब्दों के साथ कैसी भारी भरकम बातें यहाँ पर लिखने रहेगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन जो है बहुत अच्छी टर्म्स हैं, और हालांकि ये टर्म्स ऐसे तो नहीं मिलेगी आपको, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब होता है कि किसी भी देश द्वारा आयात पर निर्भरता कम करने हेतु घरेलू उद्योगों पर ध्यान केंद्रित कर देशी उपभोग को बढ़ावा देना। जैसे कि वर्तमान सरकार जो कर रही है वो आयात प्रतिस्थापन ही कर रही है। जैसे कि चाइना से LED वगैरह बैन कर दिया है, मतलब उस पर जो टैक्सेस बहुत बढ़ा दिया है। इसके अलावा अब इस तरीके से भारत में जो दीपावली पर अक्सर आप देखते हैं चाइनीज़ जो आती थी लड़िया लाइट की, वो भी अब भारत में बनने वाली हैं। तो कुल मिला के सरकार जो भी कार्य कर रही है वो आयात प्रतिस्थापन ही कहलाता है। तो कुल मिला के आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, इसे क्या कहते हैं, आयात का किसी दूसरे के साथ प्रतिस्थापन कर लेना। ओके, उसके बाद में 7वां प्रश्न है कि किसान साख या ऋण पत्रक क्या है। एक्चुअल में किसान साख या ऋण पत्रक किसान क्रेडिट कार्ड को ही कहा जाता है। तो अब बस अगर आपको पता है किसान क्रेडिट कार्ड, तो फिर लिख दीजिए कि अगस्त 1998 में शुरू हुई KCC योजना किसानों को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाती तथा फसल बीमा की सुविधा भी उपलब्ध करवाती है। एक चीज़ और, यहाँ पर अगर आप ऐसे टर्म्स लिख देते KCC तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं, परीक्षा के वो आपको समझ जाएगा। वहाँ पर आप पूरा किसान क्रेडिट कार्ड लिखने जाए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका 2 काम होते हैं, एक तो ये लोन भी प्रोवाइड करवाता है, और दूसरा ये क्या करवाता है, फसल बीमा भी यहाँ पर उपलब्ध करवाता है। खासकर जो कृषिगत परिवार से होंगे उन्हें इस बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी होगी। चलिए साथियों, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने 2015 के 1 से लगाकर 7 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड थैंक्स अ लॉट।